Hello everyone, very good evening. Welcome to all aboard. My name is Varsha Dhiman and this is a very important session for all those aspirants who are going to appear for RBI Grade B Phase 2 examination on 6th of December 2025. सबसे पहले तो congratulations that you had qualified the Phase 1 examination और अब आप लोग के पास limited number of days हैं, ठीक है, and you have to revise all of your portion, right? तो आई एम हेयर विद अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन जिसकी हेल्प से आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि मैनेजमेंट के क्वेश्चंस को कैसे आपको लिखना है, राइट? आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है मैनेजमेंट के क्वेश्चंस को लेकर, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट ऑल दिस थिंग्स इन अ वेरी ब्रीफ मैनर। ब्रीफली बात करते हैं ताकि आपको ये सेशन हेल्पफुल लगे और आप लोग का ज़्यादा टाइम भी ना हो, है ना, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना स्टडीज़ को भी डेडिकेट कर पाओ। ठीक है, तो एक छोटा सा सेशन है स्ट्रैटेजी डिस्कशन को लेके और हम एक क्वेश्चन भी करेंगे जहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है क्वेश्चंस का। ओके, सो बिफोर दैट आप ऑलिव बोर्ड का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं ताकि आपको यूट्यूब क्लासेस का पीडीएफ मिल जाए एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी ऑन माई टेलीग्राम दैट इज वर्षा धिमान, जहां से भी आपको क्लासेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन, राइट? सो ये पैटर्न इज आई थिंक यू गाइज आर फैमिलियर विद द पैटर्न कि आपका फेज 2 का पैटर्न क्या रहने वाला है। सो लेट्स मूव टू द पार्ट, हम मैनेजमेंट के पार्ट की तरफ ही मूव करते हैं सीधा, राइट? सो फ्रॉम द मैनेजमेंट पोर्शन और फाइनेंस पोर्शन, जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट एक ही साथ है, पेपर थर्ड आपका 50% ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, 50% डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगा। ठीक है, तो टोटल ओवरऑल जो मार्क्स है वो 100 है। अब यहाँ जो 50 मार्क्स अलॉटेड है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप को लेके, सो अंडर दिस दे विल बी 20 क्वेश्चंस एंड दे विल बी ऑफ 2 मार्क्स ईच, राइट? सो 40 मार्क्स का आपका 2 मार्कर क्वेश्चंस का सेट रहेगा एंड यू विल बी हैविंग द कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस ऑल्सो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी पोर्शन है, यू नीड टू डू द प्रैक्टिस ऑफ दिस पोर्शन वेल। इसके लिए बूस्टर सीरीज है एस्पिरेंट, मेरी मैनेजमेंट की बूस्टर सीरीज की क्लासेस चल रही हैं, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दोज क्लासेस, राइट? उसमें मैं आपको जो लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है मैनेजमेंट के वो मैं करा रही हूँ। सो एट 6 PM, नॉट सो रेगुलर, आपके वीक में एक दिन ये क्लास होती है मैनेजमेंट बूस्टर विच इज यूजुअली अलाइंड ऑन एवरी थर्सडे। ठीक है, तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस क्लास टू कवर योर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन टाइप के क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, और 50 मार्क्स का रहेगा आपका सब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। अब यहाँ पे वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैं इसको ही पूरा यहाँ पे अच्छे से बताती हूँ। तो ये जो आपके 50 मार्क्स है, right, 6 questions will be given to you, okay, and you have to attempt 4 questions, right? जिसमें से 2 questions आपके कंपल्सरी रहेंगे जिनमें आपको कोई चॉइस नहीं है, राइट? सो जो आपके कंपल्सरी क्वेश्चन है, 1 question विल बी ऑफ 15 मार्क्स एंड अनदर क्वेश्चन विल बी ऑफ 10 मार्क्स एंड जो अदर 2 सेट ऑफ क्वेश्चंस रहेगा उनमें इंटरनल चॉइस है, आपको चूज करना है कि आप कौन सा क्वेश्चन चूज करना चाहते हो, अटेम्प्ट करना चाहते हो। वन विल बी ऑफ 15 मार्क्स एंड अनदर विल बी ऑफ 10 मार्क्स। ठीक है, तो ये आपका जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का है। ठीक है, अब मैं ये नहीं बोल सकती कि आपके सारे क्वेश्चंस मैनेजमेंट के आएंगे या फिर सारे फाइनेंस के क्वेश्चन आएंगे। कभी कभी ऐसा भी ऑब्जर्व होता है व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर पोर्शन कि ऑब्जेक्टिव में आपका 30 मार्क्स का मैनेजमेंट आ जाता है और सब्जेक्टिव में यानी कि डिस्क्रिप्टिव वाले में मैनेजमेंट का सिर्फ आपका एक ही क्वेश्चन ऑब्जर्व होता है 15 मार्क्स का। समटाइम्स इट हैपन कि यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन है 10-10 मार्क्स के, यानी कि 20 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव आ गया है और 30 मार्क्स का विच विच कैन हैव लाइक 10 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स और 10 क्वेश्चंस ऑफ 1-1 मार्क्स। तो कोई भी पैटर्न हो सकता है, इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है कि यही पैटर्न है जो कंपल्सरली फॉलो होगा ही होगा। ठीक है, तो इसको हम लेके कोई फर्दर मतलब ज़्यादा डिस्कस ना ही करें तो ये बेटर है। हमारा मेन फोकस अपने टॉपिक को लेकर स्टडी पे हो जाना चाहिए कि हमें सारे टॉपिक्स को बेटर मैनर में रिवाइज करके एग्जाम में अपीयर होना है। ठीक है, तो दिस कुड बी द पैटर्न, राइट? ये हमारा पैटर्न रहेगा। अब यू विल बी हैविंग है, यू कैन सी आपके पास टोटल नंबर ऑफ मिनट्स है 90। ठीक है, अब 90 मिनट्स का टाइम आपको गिवन है एंड इन दैट 90 मिनट्स यू हैव टू अटेम्प्ट नियरली 4 क्वेश्चंस। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अब इन 90 मिनट्स में आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, जिसमें से आप लगा लो कि 5 मिनट्स तो ऑन एन एवरेज आप
जब आप एक क्वेश्चन को पढ़ लोगे, उससे रिलेटेड माइंड मैप बनाने और इन 6 क्वेश्चंस में से कौन से 4 क्वेश्चंस आपको चूज करने हैं, तो वहां पे आप 5 मिनट्स लगा दोगे। ठीक है, इट हैपन्स राइट। अब मैं यहाँ पे 20 मिनट्स प्लस 20 मिनट्स, ठीक है, तो 40 मिनट्स ये हो गए। एंड यू हैव 50 मिनट्स, लाइक 25 मिनट्स प्लस 25 मिनट्स। ये समझ रहे हो मैं क्या लिख रही हूँ? ठीक है, एक तो आप, अगर आप जो है आप अच्छी राइटिंग हैबिट रखते हो, या राइटिंग यानी कि टाइपिंग हैबिट अगर आपकी अच्छी है, ठीक है, तो आप ये यहाँ पे जिस क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, बहुत ही कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही थियोरेटिकल है, वहाँ का टाइम रिड्यूस करके, फॉर एग्जांपल एक 10 मार्क्स के क्वेश्चन में अर्लियर यू वाज अबाउट टू डेडिकेट 20 मिनट्स, अब यहाँ पे आपने टाइम रिड्यूस करके 50 मिनट्स कर दिया है। तो आप इस टाइम को किसी 15 मार्क्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में लगा सकते हो, जो यहाँ पे आपको 5 मिनट्स बचेगा। ठीक है, अगर मैं डिस्क्रिप्टिव की बात करती हूँ, तो सारा खेल आपका टाइम मैनेजमेंट पे जाके ही अटक जाता है। समटाइम्स इट हैपन, अगर आपने अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी है, ऑल्दो यू आर अवेयर अबाउट द पोर्शन, आपने वो पोर्शन पढ़ा है, आपको सब्जेक्ट नॉलेज है, बट आपने अच्छे से आंसर टाइपिंग प्रैक्टिस नहीं करी है, तो इट हैपन्स कि आप एक क्वेश्चन पे 30 मिनट्स भी लगा देते। ठीक है, सो इस टाइम पे द मेन थिंग दैट मैटर इज कि आपको अपना टाइम मैनेज करना सीखना पड़ेगा। you have to start learning or start practicing maximum typing of the questions, ताकि आपको ये एनालाइज हो जाए कि आप एक क्वेश्चन में कितना टाइम डेडिकेट कर रहे हो। तो इस टाइम पे जो भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर रहे हो, उस क्वेश्चन के साथ आपका नंबर ऑफ वर्ड्स, ठीक है, ठीक है, नंबर ऑफ वर्ड्स, कितने 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 वर्ड्स में आपने उस आंसर को फ्रेम किया है, और कितना टाइम आपने लिया है उस क्वेश्चन को फ्रेम करने के लिए, वो भी आप अपने आंसर के साथ साथ जो भी आप टाइप करके प्रैक्टिस कर रहे हो एमएस वर्ड में, उसमें पीडीएफ में मेंशन करना स्टार्ट कर दो। आपको अपना ये टाइम रिड्यूस करके 10 क्वेश्चन, 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको 17 to 18 मिनट्स तक लेकर आना है, और 15 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए आपको 21 to 22 मिनट्स रिड्यूस करके लेके आना है, ताकि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा 6-7 मिनट्स बच जाए, जिसको आप फर्दर अपने आंसर्स को चेक करने के लिए, और जो हम माइंड मैप्स बनाते हैं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, वहां पर लगा सकें। ठीक है, अब मैं यहाँ पे भी आपको एक और डिवीजन ऑफ टाइम बता देती हूँ दैट यू शुड फॉलो। वन इज कि ये जो आप टाइम बोल रहे हैं कि 21 to 20 मिनट्स आप एक आंसर को लगाओगे, इसमें द आंसर, जितने भी हमारे डिस्क्रिप्टिव आंसर होते हैं, उनका एक फॉर्मेट होता है। सबसे पहले यू हैव टू राइट द इंट्रोडक्शन, देन यू हैव टू डेडिकेट द टाइम ऑन द बॉडी पार्ट, एट द एंड यू हैव टू राइट द कंक्लूजन। ठीक है, तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनट्स है ना भाई, वो आप लोगों के ना बॉडी पार्ट को लिखने में जानी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इंट्रोडक्शन में फर्स्ट 5 to 7 मिनट्स लगा दे रहे हो और फिर आप बॉडी पार्ट को सोच रहे हो कि इस पे हम ज़्यादा टाइम कैसे आप डेडिकेट करें, क्योंकि हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी मूव करना है। जितना स्ट्रोंग आपका बॉडी पार्ट्स रहेगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन शुड बी वेरी कैची। मैनेजमेंट में तो हमारे पास इंट्रोडक्शन में हम एक स्पेसिफिक डेफिनेशन लिख के इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। मैनेजमेंट के साथ ये एक एडवांटेज है कि आपको इसको लेटेस्ट में रिपोर्ट्स या डेटा की हेल्प से इसको आपको यहाँ पे कोई टॉपिंग नहीं करनी पड़ती, कोई डेकोरेशन नहीं करनी पड़ती है। मैनेजमेंट में तो जो क्वेश्चन है उसमें जो बेसिक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है उसकी डेफिनेशन लिख दो, हो गया इंट्रोडक्शन। ये यहाँ पे एक स्कोरिंग पार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन लिखोगे किसी भी क्वेश्चन का, देन आपका बॉडी पार्ट में जो मेन क्वेश्चन आपसे डिमांड कर रहा है वो आप वहां पे मेंशन करोगे। इफ द नीड ऑफ हेडिंग इज देयर, तो हेडिंग वही है नंबर 1 2 3 4, अगर जो स्पेसिफिक स्पेशल फीचर्स वहाँ पे और जो स्पेसिफिक साइंस है उनको आप मेंशन कर सकते हो। कैरेक्टर्स जो होते हैं ना, उनको कैरेक्टर को मेंशन करके आप अपने हेडिंग्स को हाईलाइट कर सकते हो। एट द एंड कंक्लूजन के लिए 1-2 लाइन लिख दो।
यू डोंट नीड टू डेडिकेट मोर टाइम ऑन द कंक्लूजन्स, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स का ये भी क्वेरी रहता है कि मैम मैनेजमेंट के क्वेश्चंस तो इतने ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, सो समटाइम्स इट हैपन कि 15 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए जो लिमिट हमें 600 वर्ड्स की दी होती है, वी आर नॉट एबल टू इवन कवर दैट, ठीक है। तो आपको वहाँ पे कुछ लाइफ टाइम कुछ रियलिस्टिक एग्जाम्पल्स आप इन बिटवीन प्लेस कर सकते हो, क्योंकि जितने भी हमने मैनेजमेंट के टॉपिक पढ़े हैं, जो मैंने आपको पूरा मैनेजमेंट का सिलेबस कराया है एग्जाम के लिए, हर एक टॉपिक के साथ मैंने कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल प्लॉट करा है। अब उसको प्रेजेंट सिनेरियो के साथ कनेक्ट करके, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के साथ, बैंकिंग सेक्टर के वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करके आप उस एग्जाम्पल को प्लॉट करना सीखो कि कहाँ पे उसको प्लॉट करना, ठीक है। वैसे ही जो आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन हैं उनकी वर्ड लिमिट आपकी 400 वर्ड्स की रहनी चाहिए। ऑल्दो वी विल एक्सीड समवेयर, वी विल बी हैविंग द शॉर्टेज ऑफ वर्ड समवेयर, आपको इसी चीज को ही तो टैकल करना सीखना है, ठीक है। सो एज फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, लाइक टुडे इज 19th of November, योर एग्जाम विल बी ऑन 6th of December, तो आप ऑन एन एवरेज कैलकुलेट करके देख लो, आपके पास 15 डेज के अराउंड का टाइम है। 15 डेज में आपके जो सब्जेक्ट्स आपने प्रिपेयर कर लिए उनके आंसर राइटिंग पे ज़्यादा फोकस करो। द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट यू आर अटेम्प्टिंग ऑन रेगुलर बेसिस शुड बी मोर, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द बेसिक थिंग। नाउ मूविंग अहेड, मैं आपको एक ट्रेंड दिखा देती हूँ, बता देती हूँ कि कैसे क्वेश्चंस मैनेजमेंट से प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, ठीक है, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो यू कैन सी कि 2021 में यहाँ आपके ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से एक पैसेज था, उससे 3 क्वेश्चंस आपके थे, ठीक है। एक पैसेज के तीनों क्वेश्चंस मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पर बेस्ड थे। एंड सिमिलरली अगर मैं 2024 लेटेस्ट ट्रेंड को देखूँ तो एक क्वेश्चन, ठीक है, आपका नॉर्मल था और एक आपका पैसेज था, उसके चारों के चारों जो क्वेश्चंस थे ना वो मैनेजमेंट के अलग अलग थ्योरीज के साथ एसोसिएटेड थे, अलग अलग कंसेप्ट्स के साथ एसोसिएटेड थे। तो एक ही टॉपिक ने आपके मोस्ट ऑफ द पोर्शन को कवर कर दिया। अब जिस भी एस्पिरेंट ने मोटिवेशन का टॉपिक स्किप करा होगा, आप देख सकते हो उसको कितना नुकसान हुआ। तो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज मेंशन कि ये जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मेंशन है इन योर सिलेबस, लाइक दीज 14 टॉपिक्स यू शुड नॉट अफोर्ड टू मिस देम। आपका अच्छे से इन सभी टॉपिक्स का प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड हेयर यू कैन नोटिस वन थिंग कि जो टॉपिक आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में आ गया वो सब्जेक्टिव टाइप में नहीं आ रहा है। समटाइम्स इट हैपन कि सब्जेक्टिव टाइप में भी, यानी कि डिस्क्रिप्टिव, देखो सब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव में कंफ्यूज मत होना, वो एक ही चीज़ है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव में भी वही टॉपिक से क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो 2023 का इफ यू लुक एट द पैटर्न, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट वेरी बेसिक आपका अप्रोचेज रिलेटेड क्वेश्चन था 15 मार्क्स का, ठीक है। पर्सनैलिटी रिलेटेड 15 मार्क्स का क्वेश्चन था, और एक आपका थियोरीज ऑफ एथिक्स रिलेटेड 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। Although they are the choices, but I am telling you the number of questions asked from the management portion, ठीक है। और वहीं पर 2023 में आप देखो यहाँ पे लीडरशिप के 2 क्वेश्चन थे, एक पैसेज बेस्ड थे, मोटिवेशन से 3 क्वेश्चंस थे, ठीक है। कोई क्वेश्चन यहाँ पे 3 मार्क्स का आपका थियोरी ऑफ एथिक्स रिलेटेड क्वेश्चन था, एक पैसेज था, उससे 3 क्वेश्चंस आपके कम्युनिकेशन के थे, ठीक है। सो दिस वाज अ पैटर्न दैट वाज फॉलो, ठीक है। तो यहाँ से आप एक चीज का आइडिया लगा सकते हो कि ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं कि आपका जो एक ही पोर्शन से ऑलमोस्ट टाइम क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में, नहीं, ठीक है। अगर इस बार इस पोर्शन से क्वेश्चन आ रहा है तो नेक्स्ट बारी जो है किसी और पोर्शन से भी क्वेश्चन आ जा रहा है, तो इट इज कीप ऑन चेंजिंग, इट इज नॉट सेम, ठीक है, इट इज नॉट सेम ऑलवेज, राइट। So this is all about the basic thing that you should keep in your mind. Now moving ahead, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करा देती हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल भी डायरेक्ट नहीं है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पिक करा है यहाँ पे प्रैक्टिस कराने के लिए। डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे कि आपका ट्रांजेक्शनल लीडरशिप और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है, जिनमें दोनों की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बतानी थी, तो उसको आप इजीली फ्रेम कर सकते हो। सीधा आपने नोट्स अगर पढ़ा है, अगर आपने प्रैक्टिस करी है और नोट्स का रिवीजन अच्छे से करा है, तो यू विल बी कैपेबल ऑफ फ्रेमिंग अ गुड क्वेश्चन। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनमें आपको थॉट्स, ठीक है, अपने गैदर करने पड़ते हैं, फिर आप आंसर फ्रेम कर पाते हो। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे है, डिस्कस द एथिकल डिलेमास faced by managers in balancing shareholders interest with broader societal obligations, ठीक है। So what should be the right answer for this question?
अब इस क्वेश्चन के लिए व्हाट शुड बी द राइट वे टू राइट, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि द एथिकल डिलेमास फेस्ड बाय मैनेजर इन बैलेंसिंग, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, उनके इंटरेस्ट को और जो भी ब्रॉडर सोसाइटल ऑब्लिगेशन से आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन को कहीं पर इस्टेब्लिश करा है, ठीक है, तो वहाँ के इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना वहाँ के लोगों को, ये आपकी कुछ सोसाइटल ऑब्लिगेशंस हैं, ठीक है, तो मैनेजर के माइंड में दीज काइंड ऑफ डिलेमास विल बी देयर, सो हाउ ही बैलेंस देम, ठीक है, तो हमें इस डिलेमास को डिस्कस करना है, and then we have to provide some example to illustrate your points and propose strategies that managers can employ to navigate such dilemmas effectively. तो पहले तो हमें उन डिलेमास को डिस्कस करना है जो एक मैनेजर फेस करता है जब उसको शेयर होल्डर इंटरेस्ट को ब्रॉडर सोसाइटल ऑब्लिगेशंस के साथ बैलेंस करना हो। फिर एक एग्जाम्पल की हेल्प से हमें ये बताना है कि क्या वो स्ट्रैटेजीज फॉलो करता है ताकि वो इन डिलेमास से इफेक्टिवली नेविगेट कर सके, इन सभी डिलेमास को इफेक्टिवली डील कर सके, ठीक है। तो सबसे पहले तो आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि लेट्स जंप ऑन द फर्स्ट स्टेटमेंट, लेट्स जंप ऑन द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, नो, लेट्स रिकॉल द थिंग्स जो कि इस टॉपिक के साथ रिलेटेड है जो हमने पढ़ा है, ठीक है। तो आप अपने रैंडम थॉट्स को मेंशन करो, पहले तो एक रफ शीट पे एक माइंड मैप जैसा बनाओ, रैंडम थॉट्स को मेंशन करो, और ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो हम यूजुअली फॉलो करते हैं सभी आंसर्स की फ्रेमिंग के लिए। इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट के बेसिस पे फिर सोचना स्टार्ट करो। एज पर द स्टैंडर्ड फॉर्मेट, इंट्रोडक्शन, ठीक है, ऑन एन एवरेज 10% ही वेटेज रहता है इसका, मेजर जो वेटेज रहता है वो आपके बॉडी पार्ट का रहता है, एंड 10% वेटेज इज फॉर द कॉन्क्लूजन, ठीक है, तो ये फॉर्मेट आपके माइंड में ऑल द टाइम रहना चाहिए जब आप डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिख रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब लेट्स टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन, राइट, सो हाउ यू हैव टू मेंशन द इंट्रोडक्शन, लाइक आपको मेंशन करना है कि मैनेजर के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर वो बैलेंस नहीं करेगा तो आगे जाके ही हैव टू फेस द प्रॉब्लम्स, ठीक है, इनिशियली इफ द थिंग्स विल गो वेल तो मैनेजमेंट उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेनिफिट है और जो आपकी सोसाइटी है दैट विल आल्सो गेट द बेनिफिट। इसी फॉर्मेट में हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखना स्टार्ट करते हैं, राइट, सो बैलेंसिंग शेयर होल्डर इंटरेस्ट विद ब्रॉडर सोसाइटल ऑब्लिगेशंस presents a perennial ethical dilemmas for manager in today's corporate landscape. On one hand, managers are entrusted with maximizing shareholder value and ensuring financial returns. On the other hand, they are increasingly expected to consider the impact of their decisions on various stakeholders. एक तरफ तो मैनेजर्स के साथ से ये एक्सपेक्ट करा जाता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट की वैल्यू को मैक्सिमाइज करो, ठीक है, फाइनेंशियल रिटर्न जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इंश्योर करो। दूसरा, उनसे ये भी एक्सपेक्टेड रहता है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो सोसाइटीज़ हैं, सोसाइटीज़ के टूवर्ड्स जो भी ऑब्लिगेशंस हैं, उनको भी वो कंसिडरेट में रखे, उसका भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। मैनेजर के पास वही सारी सिचुएशंस डील करने के लिए हैं, ठीक है, जो वेरियस स्टेक होल्डर्स हैं लाइक एम्प्लॉयज है, कस्टमर्स है, कम्युनिटीज हैं एंड द नियर बाय इन्वायरमेंट है, सबको मैनेज करना ये मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो डिलेमा तो क्रिएट होगा ही, ऑब्वियस है, ठीक है। सो दिस ऐसे विल डेवलप इनटू द ethical dilemmas faced by managers in navigating these conflicting interests, provide examples to illustrate these dilemmas and propose strategies for effective navigation, ठीक है। तो अभी हम इसी चीज को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन, बैलेंसिंग बहुत जरूरी है क्योंकि ऐसा ऐसा सिचुएशंस है, तो दिस इज द इंट्रोडक्शन नाउ। So, ethical dilemmas in balancing shareholders' interest and societal obligations. यहाँ पे देखो ये this is the extra thing, you don't need to write this one. ठीक है, I am just telling you कि अभी हम ये चीज cover करने वाले हैं, तो this is my way of telling you the important things related to the question. Okay, and one more thing, like most of the students ask the question कि मैम introduction लिखना particularly ज़रूरी है, ये आपकी चॉइस है, आप इंट्रोडक्शन लिखना चाहते हो तो लिखो, नहीं लिखना चाहते हो तो कोई फर्क नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, मैनेजर्स ऑफन फाइंड देमसेल्व्स torn between meeting short term financial targets to satisfy the shareholder expectations and pursuing long term sustainability goals that benefit broader society। तो
हमेशा मैनेजर जो होता है ना, एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में रहता है कि मुझे शेयर होल्डर्स को भी खुश रखना है और शॉर्ट टर्म जो उनके फाइनेंशियल टारगेट्स हैं उनको अचीव कर करके उनको भी सेटिस्फाई करना है, और जो हमारी सोसाइटी है, ब्रॉडर सोसाइटी है, उसके भी जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी गोल्स हैं उनको भी परस्यू करना है। तो मैनेजर हमेशा डिलेमा में, सो दिस डिलेमा बिकम्स पर्टिकुलरली एक्यूट when shareholder demands for profit maximization clash with ethical considerations such as environmental stewardship, social responsibility, fair labor practices। और ये जो डिलेमा है उस वक्त पे तो हद लेवल पे हो जाता है जब शेयर होल्डर्स डिमांड करने लग जाते हैं भाई हमें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट चाहिए, एथिकल कंसिडरेशंस के साथ क्लैश चीजें जो है वो अलग ही लेवल पे फिर पहुंचने लग जाती है। तो दैट टाइम द मैनेजर हैव अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटी to manage all the things in a well manner, right? One example of this dilemma, एक example क्या है कि pressure faced by manager to cut cost by outsourcing production to low wage countries with low labor regulations, while this may boost shareholder returns। तो इससे short term में shareholder return तो बढ़ जाएगा, लेकिन वर्कर्स का क्या हुआ, एक्सप्लॉयटेशन हुआ, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन हुआ, एथिकल कंसर्न्स बढ़े, और उसकी वजह से अबाउट द कंपनीज इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। ठीक है, तो एक बार के लिए आप अपने शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को अगर प्रायोरिटी पे रख रहे हो और उनको फायदा आपको शॉर्ट टर्म में देना है, तो देने के लिए आपने क्या किया, अपने वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन करा, इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन करा, साथ में एथिकल कंसर्न जो इश्यूज हैं वो रेज हो गए। Similarly, decisions related to product safety, marketing practices, executive compensations can pose ethical dilemmas for managers। ठीक है, तो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है may face pressure to rush a drug to market without adequate safety testing। ठीक है, तो फाइनेंशियल टारगेट्स हैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के कि ये प्रोडक्ट है इसको मार्केट के अंदर तुरंत ही लॉन्च करना है, क्योंकि हमारे फाइनेंशियल टारगेट्स के अंडर ये चीज़ मेंशन थी कि विद इन दैट टाइम पीरियड हमें इसको लॉन्च करना था। बिकॉज ऑफ दैट हमने सेफ्टी टेस्ट जो है वही नहीं किया, उस मार्केट को, उस प्रोडक्ट को मार्केट में इमिडिएटली हमने लॉन्च कर दिया। तो क्या हुआ, पब्लिक ने उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करा। ठीक है, जो भी लोगों ने कंज्यूम किया दे स्टार्टेड फेसिंग सम हेल्थ रिलेटेड इश्यूज। ठीक है, तो वो पब्लिक हेल्थ को हमने एंडेंजर कर दिया अपने फायदे के लिए। तो यहाँ पे भी डिसीजन जो मैनेजर ने लिया उस टाइम पे सिचुएशन को ध्यान में, उससे हमारे सोसाइटल ऑब्लिगेशंस तो फुलफिल नहीं हो पाए, हमने एथिकल जो है यहाँ पे अनएथिकल वे में चीजें प्रैक्टिस करी। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। अब स्ट्रैटेजीज क्या है, क्या मैनेजर यहाँ पे स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट कर सकते हैं ताकि इन सिचुएशंस को वो इफेक्टिवली डील कर सके। एक तो है स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट। ठीक है, तो स्टेक होल्डर सेंट्रिक अप्रोच को अडॉप्ट कर सकते हैं मैनेजर्स, जिसमें जो भी वेरियस स्टेक होल्डर्स हैं वो उनको एक्टिवली एंगेज करें ताकि वो कंसर्न्स को समझें एंड इनकॉर्पोरेट देम इनटू डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस। ठीक है, बाय कंसिडरिंग द perspectives ऑफ एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, कम्युनिटीज, इन्वेस्टर्स, managers can identify win-win solution that balance shareholder interest with societal obligation। तो आपने जब डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व कर दिया, ठीक है, सभी एक्टिविटीज में, तो मैनेजर का जो एक बर्डन था ना कि इनको साथ लेके चलना है, अब वो आपके साथ आपके आइडिया शेयर कर रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर रहे हैं, सो थिंग्स विल बी मोर इजी फॉर मैनेजर टू हैंडल नाउ। ठीक है, सो ये एक प्रैक्टिस है। दूसरा क्या है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, राइट? सो instead of succumbing to short term pressures for immediate financial gains, managers को prioritize करना पड़ेगा long term sustainability and value creation को। इनिशियली ऐसा भी होगा कि शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट हैम्पर होगा, लेकिन मैनेजर को अपना एक थॉट प्रोसेस जो है उसको चेंज नहीं कर। ठीक है, सो बाय इन्वेस्टिंग इन इनोवेशंस, एम्प्लॉय डेवलपमेंट्स, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, कंपनीज कैन एनहांस देयर कॉम्पिटिटिवनेस एंड रेपुटेशंस व्हाइल कंट्रीब्यूटिंग पॉजिटिवली टू सोसाइटी। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो मैनेजर शुड अपहोल्ड ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन देयर, जो भी वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल। ठीक है, जितने भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है जो स्टेक होल्डर्स को पता होनी चाहिए, they he should provide all the genuine informations to them by practicing ethical leadership and promoting a culture of integrity। managers ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं और क्रेडिबिलिटी बिल्ड कर सकते हैं डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ। ठीक है, एथिकल रिस्क असेसमेंट।
ठीक है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले मैनेजर को पोटेंशियल इथिकल इम्प्लीकेशंस को क्रॉस चेक कर लेना चाहिए. मैनेजर शुड कंडक्ट थोरो रिस्क असेसमेंट, ताकि वो रिस्क जो इथिकल रिस्क है उनको आइडेंटिफाई कर ले, मिटिगेट कर ले, and by anticipating the consequences of their actions and taking proactive measures like ताकि ethical concerns भी properly address हो. मैनेजर्स जो है ना ethical dilemmas की situation आने से पहले ही उसको कंट्रोल कर ले, रेगुलेट कर लेगा. रेगुलेट करना इज अ गुड वर्ड है, ठीक है. तो रेगुलेट कर लेगा तो फिर आगे जाके उसको अदर एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के उनको बैलेंस करने की नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है. सो दीज आर द डिफरेंट वेज जिनकी हेल्प से डिलेमास को इफेक्टिवली नेविगेट किया जा सकता है मैनेजर से, राइट. Now at the end we have to write a conclusion. So it can be a 2 or 3 सेंटेंस पैराग्राफ और थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, ठीक है. तो जो हमने अभी तक एक्सप्लेन करा इन द इंट्रोडक्शन इन द बॉडी पार्ट, so take some sentences from there and you can place a very good conclusion for this particular question, ठीक है. Ethical dilemmas faced by manager in balancing shareholder interest with broader societal obligations are complex and multifaceted, ठीक है. जिसमें अगर आप स्टेक होल्डर एंगेजमेंट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर रहे हो, प्रायोरिटाइज कर रहे हो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को, and upholding the transparency and accountability, conducting ethical risk assessments, managers can navigate these dilemmas effectively. So ultimately, by aligning shareholder interest with societal welfare, managers can contribute to sustainable business practices and create value for all stakeholders. Okay, so this is the most effective and most like acceptable answer for the question, right? So this way you can write your answers, and if you like this question, please mention in the comment box, right? And this is our application. You can install our application. From there you will get the notes of the classes. और साथ साथ में aspirant, yeah, सी ये एक सीरीज अवेलेबल है, प्लेलिस्ट अवेलेबल है यूट्यूब पे हमारे. ओके, सो यहाँ पे मैंने सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराए हैं. इस सीरीज को आप जरूर देख लेना. ईएसआई और एफएम के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे है. डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस में बहुत हेल्प करेगी सीरीज आप. सो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस सीरीज, ठीक है. अवेलेबल ऑन अवर यूट्यूब चैनल, एंड दिस इज अ क्रैश कोर्स फॉर योर आरबीआई ग्रेड बी फेस टू एग्जामिनेशन. तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, राइट, एंड यू कैन डू द रिवीजन विद अस. डिस्क्रिप्टिव क्लासेस चल रही हैं जिसमें मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा रही हूँ, कुछ होमवर्क क्वेश्चंस भी दे रही हूँ, एंड यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन माय टेलीग्राम एज वेल. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वेरी इंटरेस्टिंग सेशन. एंड इफ यू फील लाइक कि कोई ऐसी चीज़ है यू वांट टू आस्क, प्लीज ड्रॉप योर क्वेरीज इन द कमेंट बॉक्स, राइट. सो हियर आई एम एंडिंग दिस सेशन. ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.